नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मणिपुर वायलेंस के ऊपर आर्टिकल मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि बनाऊंगा, लेकिन वीडियो में नहीं बना पाया था, थोड़ा सा टाइम की कमी के चलते चलते। अब मणिपुर वायलेंस के ऊपर ये आर्टिकल आया है पार्टिकुलरली इसलिए कि मणिपुर वायलेंस को अभी लगभग 2 साल हो चुका है। अभी तक सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और उसका कितना असर पड़ा है, इसके ऊपर ये चर्चा करता है। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं, इस वायलेंस की जड़ को देख लेते हैं। ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है। कलर्ड वाला जो एरिया है ये वैली वाला एरिया है। आप इसको फुटबॉल के मैदान के जैसा समझ सकते हैं। मतलब ये मैदान है, यहाँ पर लोग खेलते हैं, यहाँ पर रहते हैं मैतेई समुदाय के लोग। अब आजू बाजू का पूरा जो बच्चा वाला वाइट एरिया है, ये वाला एरिया है पहाड़ी एरिया। यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के आदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और जो घटना घटित हुई है वो दोनों समुदाय के बीच में ही संघर्ष का परिणाम रहा है। दोनों ग्रुप के बीच में संघर्ष हुआ है, उसी के चलते चलते हिंसक झड़प बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिली थी। पार्टिकुलरली हुआ ऐसा था कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसने मैतेई समुदाय को रिजर्वेशन देने की बात करी, जैसे कि एसटी वालों को रिजर्वेशन मिलता है। अब इस बात से ये लोग खुश नहीं हैं। इनका कहना है कि ऑलरेडी से जब ये मैतेई समुदाय के लोग हैं ना, ऑलरेडी से राजनीतिक पोस्ट में हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए भी हैं, मतलब अच्छी खासी पोजीशन में हैं। इसके बावजूद भी ये हमारी तरह रिजर्वेशन क्यों चाह रहे हैं? इससे तो हमारे अधिकार छिन जाएंगे। यही बात थी जिसके चलते चलते विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सीधे सीधे हिंसा में तब्दील हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि मणिपुर की जो कुकी ट्राइब्स हैं, इसके अलावा मैतेई कम्युनिटीज़ जो कि वहाँ पर बहुसंख्यक में है, मतलब अल्पसंख्यक में हो गई कुकी ट्राइब्स और बहुमत में हो गए मैतेई, जो कि यहाँ पर बीच घाटी वाले एरिया में रह रहे हैं। इन दोनों के बीच में हिंसा के कई दिनों तक मणिपुर के कई हिस्से में हमको इस प्रकार की आगजनी की घटनाएं या फिर डेथ की घटनाएं हमको देखने को मिली थी। इम्फाल वैली जो कि मणिपुर की लैंडमास का लगभग 10% हिस्सा है, ये छोटा सा जो एरिया आप देख रहे हैं मात्र 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर रहते हैं नॉन ट्राइबल लोग, अपना डोमिनेशन रखते हैं, जो कि राज्य की जनसंख्या का लगभग 64% से ज़्यादा है। मतलब राज्य की 64% से भी अधिक जनसंख्या यहाँ रहती है और ये बहुसंख्यक है। ये इलाका राज्य की असेंबली में 60 में से कम 40 विधायक भेजता है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना ज़्यादा डोमिनेशन है पॉलिटिक्स में। इसलिए ये लोग जो डिसीजन लेंगे, जाहिर सी बात है वो डिसीजन सामने आएगा ही। पहाड़ी इलाके जो कि राज्य के 90% जियोग्राफिकल एरिया में फैले हैं, वहाँ 35% से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स रहती हैं। ये एरिया केवल 20 विधायक ही असेंबली में भेजता है, वहाँ की विधानसभा में भेजता है। अब ये जो हिंसा रही है, देखा जाए ना, एक जो बेदखली का अभियान था, इविक्शन ड्राइव है, जो कि फरवरी 2023 में चालू किया गया था, उसी समय से ही ये एरिया अशांत हो गया है, जिसे एक स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप को टारगेटिंग करने के रूप में देखा गया था। यहीं से ये लोग फिर नाराज हैं सरकार से। उस टाइम में भी इस ड्राइव के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन वे हाल की घटनाओं जितने बड़े स्केल पर नहीं देखे गए थे। वहीं यदि हम बात करें फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, इसने और भी ज़्यादा आग में घी डालने का काम किया था। रिसेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत, मतलब ये कब ट्रिगर हुआ, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 साल पुरानी रिकमेंडेशन के आधार पर नॉन ट्राइबल ग्रुप मैतेई को एसटी का दर्जा देने के लिए कहा। अब आप सोच लीजिए,
इसलिए तो ये फिर बाकी के जो एसटी वाले लोग हैं वो खुश नहीं थे। अब कोर्ट के ऑर्डर ने घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी जनजाति के बीच हिस्टोरिकल टेंशन को और भी ज़्यादा बॉयल कर दिया था, चरम पर ला दिया था। इसके बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ठीक है, इनके द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस मार्च के दौरान मणिपुर के कई सारे स्थानों पर वेरियस प्लेसेस पर वायलेंट क्लैशेस हुआ, हिंसक झड़पें हुई और यहीं से फिर मणिपुर वायलेंस की पिक्चर चालू हो जाती है। दोस्तों अब चलते हैं सीधे आर्टिकल की तरफ जो कि मणिपुर वायलेंस पर आधारित है। पार्टिकुलरली अभी तक देखा जाए मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ठोस पॉलिटिकल सेटलमेंट यहाँ पर लेकर के नहीं आया गया है। इस वायलेंस में, इस हिंसा में 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर बार को छोड़ करके रिलीफ सेंटर में रह रहे हैं, राहत शिविरों में ख़राब कंडीशन में रह रहे हैं। अब उनकी एजुकेशन का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, रोजगारी का क्या होगा, रोजी रोटी का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, अभी ये सारी चीज़ें अनिश्चित हैं। इसके बावजूद भी ये मुद्दा नेशनल प्रायोरिटी लिस्ट में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर जाकर के कोई समाधान या फिर रोड मैप देने से इनकार कर दिया है। वहीं आप देखेंगे पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, मात्र 26 लोगों की डेथ हुई थी और यहाँ पर 230 से भी ज़्यादा लोगों की, 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर तो अपनी सऊदी अरब की यात्रा को रद्द कर दिया था, लेकिन मणिपुर वायलेंस के ऊपर कोई भी अपनी यात्राएं वो रद्द नहीं करते हैं। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच छोटे समय का मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ तो तुरंत तक कार्रवाई हो गई यहाँ तो सरकार की तरफ से, क्योंकि जनता का मूड था कि आतंकवाद के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एलओसी के पार जाकर के ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए सज़ा दी जाए। ये जनता चाह रही थी। अब इसके लिए तत्काल प्रतिक्रिया हो गई। ज़्यादा ग्रुप है ना, सरकार के ऊपर प्रेशर डाल दिया। ये राज्य का छोटा सा ग्रुप है, प्रेशर नहीं डाल पा रहा है। लेकिन दूसरी ओर मणिपुर में चल रही हिंसा और ह्यूमन ट्रेजिडी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं खींचा जाता है सरकार की तरफ से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मणिपुर को इतनी ज़्यादा निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है जबकि कश्मीर को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका रीज़न है दिल्ली नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से ही नेशनल सिक्योरिटी के चश्मे से देखती है, ना कि जनहित में या फिर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से। कश्मीर में पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देश शामिल हैं, इसलिए उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। मणिपुर में ऐसी कोई सीधी नेशनल सिक्योरिटी को चुनौती नहीं है। हालांकि NSCN, IM, उल्फा, MNF जैसे ग्रुप कभी विदेशी समर्थन से जुड़ा हुआ करते थे, अब वैसा समर्थन उनको ख़त्म हो चुका है और ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पर वायलेंस पैदा करेंगे, अलग से स्वायत्त राज्य की डिमांड करेंगे, इस प्रकार से ये लोग चाहते हैं। अब कुछ नागरिक समूह की यदि हम बात करें, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड सेल्फ क्लेम्ड नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने मणिपुर की हिंसा का जिम्मा कुकी मिलिटेंट पर डालने की कोशिश करी है। मेन रीजन यही आदिवासी कुकी लोग हैं, इन्हीं के चलते चलते ही पूरा वायलेंस हो रहा है, डेथें हो रही। इसके अलावा उन्होंने भारत म्यांमार सीमा से 900 कुकी उग्रवादियों के आने और मेतेई गांव पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की बात करी। इस प्रकार की तक कहना चाहिए फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि वो म्यांमार जो सटा हुआ है ना मणिपुर के साथ में, वहाँ से वो लोग आ रहे हैं, लगभग 900 कुकी मिलिटेंट ग्रुप आ रहे हैं और यहाँ पर गांव के गांव को वो रॉकेट लॉन्चर से हमला करेंगे। ये सब क्यों बोला जा रहा है? ये सिर्फ इनसिक्योरिटी,
डर के लिए माहौल तैयार करना और इस प्रकार के अभियान चला करके जो कुकी जोमी हमार गांव पर हमला करने का बहाना था। कुल मिलाकर के बात ये है। अब जो असली खतरा है वो क्या है? वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप और उनके लड़ाके, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। 3 मई 2023 से इन समूहों ने लैंड एंड ऑर्डर पर कब्जा कर लिया था। कैसे? पुलिस स्टेशन से हथियार लूट करके ले जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन ही को उड़ा दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। बफर जोन जो कि मैतेई और कुकी जोमी हमार क्षेत्रों को अलग करता है, उसकी सुरक्षा अब ये लोगों ने ले लिए हैं अपने हाथ में। बंदूक है, मतलब ये पूरा एरिया हमारा है। ये स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। अब 2004 में ना ऑपरेशन ऑल सेंटर चलाया जाता है, जिसके जरिए इस प्रकार के जो ग्रुप्स थे, किस प्रकार के ग्रुप, जिनकी अभी हाल फिलहाल में हम चर्चा किए हैं, वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स, इनको हटाया गया। लेकिन अब जो स्थिति हो गई है उसने उन सारी सुरक्षा गैंग्स को ख़त्म कर दिया है। फिर से वो लोग उभर करके सामने आ गए। भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी आज भी पुराने राजनीतिक दिखावे पर अटकी हुई है। कैसे राजनीतिक दिखावा करती सरकार? जनता को दिखाने की कोशिश करती है कि शो ऑफ करना, मीडिया इवेंट्स, जबकि मॉडर्नाइजेशन, काउंटर इंसर्जेंसी, इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे असली मुद्दे के ऊपर तो कभी फोकस ही नहीं किया जाता है। भारत सरकार 31,000 करोड़ खर्च करके इंडिया म्यांमार की सीमा पर फेंस लगाने का काम कर रही है। इतना पैसा लगा करके क्या आप यहाँ पर शांति नहीं स्थापित कर सकते थे? ये एक पुराना बेकार सिक्योरिटी अप्रोच है। इससे केवल वैली बेस्ड मेजॉरिटी ग्रुप को संतुष्टि मिलेगी, शायद वो लोग चाहते थे इसलिए ऐसा डिसीजन आया, और बाड़ लगाने वाला जो ठेकेदार है उसको फ़ायदा मिलेगा और किसी को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। नागा और मिजू समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनकी बात तो सुनना चाहिए था ना। वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इससे उनकी सीमा पार के परिवारों से मुलाकात मुश्किल हो जाएगी, मिलना आना जाना मुश्किल। ये पॉलिसी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के खिलाफ में भी है। तो अभी तक देखा जाए इस हिंसा में बहुत सारे हथियार लूट लिए जाते हैं। लगभग 6020 हथियार लूटे गए थे, उनमें से मात्र 4000 ही वापस किए गए हैं। 894 हथियार तो बस 2 डेडलाइन में लौटाए गए थे, 28 फरवरी और 6 मार्च 2025 को। एरम्बोई टेंगोल जो कि एक उग्रवादी समूह है और हिंसा में शामिल रहा है, उसने भी 246 हथियार लौटाए और इनमें ज़्यादातर ना काउंट्री मेड गन्स थी। तो इनको हथियार कहाँ से मिल जा रहा है? इस पूरे सरेंडर प्रोसेस को केवल पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, राजनीतिक दिखावे के लिए इस्तेमाल किया गया, ना कि असली सुरक्षा के लिए। तो जब तक हथियारों और गोला बारूद की इतनी आसान उपलब्धता रहेगी, वापस यदि ये लोग लौटा भी देंगे तो फिर से मिल जाएंगे। ये एथनिक सिक्योरिटी डिलेमा बना रहेगा। राज्य सरकार को गिरने से बचाने के लिए एक नया कदम उठाया गया कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये वायलेंस को रोकने के लिए नहीं था। वायलेंस को यदि रोकने के लिए रहता तो अब तक कुछ ना कुछ सुधार हमको देखने को मिल जाता। ये तो ऐसा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई दूसरी सरकार, क्योंकि अंदर ही अंदर मतभेद चल रहा था वहाँ पर बीजेपी में, ऐसा ना हो कि यहाँ के आदमी भाग करके उधर कांग्रेस में शामिल हो जाएं और हमारी सरकार गिर जाए। इससे सभी उग्रवादी गुटों को ये संकेत मिल गया था कि अब हिंसा बर्दाश्त नहीं करी जाएगी कुल मिलाकर के, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा है वहाँ। अब देखा जाए धीरे धीरे मणिपुर में नॉर्मलसी लौटने की उम्मीद बन रही है। 3 मई को दोनों पक्षों ने इसे अलग अलग तरीके से मनाया है। कोई इसे सेपरेशन डे बोलता है तो कोई इसे डे ऑफ रिमेम्बरेंस बोलता है। लेकिन अगर इस राजनीतिक इम्पासेस को तोड़ना है, राजनीतिक गतिरोध को तोड़ना है और लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करना है, तो केवल दिखावा से काम नहीं चलेगा। इसके लिए असली और गहरी पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत है। एक बात और है कि अभी ये जो पहेली है बिल्कुल अनसुलझी टाइप की लगती है।
इसको समझने का एक क्लू है, वो है लॉन्ग टर्म असेसमेंट करना कि नई दिल्ली ने नॉर्थ ईस्ट और स्पेशली मणिपुर को किस प्रकार से देखा है। ये अप्रोच मेनली नेशनल सिक्योरिटी एंड रिजिम कंसोलिडेशन पर केंद्रित रहा है हमेशा से ही। वहीं कश्मीर को हम किस एंगल से देखते हैं, पाकिस्तान और चीन के साथ में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स का वो केंद्र रहा है। वहीं मणिपुर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई इमिनेंट थ्रेट पैदा नहीं करता, तत्कालिक कोई खतरा नहीं है। भले ही पिछले 2 सालों में ऐसा साबित करने के प्रयास किए गए हैं, हालांकि जैसे कि 1960, 70 और 80 के दशकों में भारत के दोनों प्रतिद्वंदी देशों ने नागा काउंसिल, NSCN-IM, मिजो नेशनल फ्रंट एंड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एंड यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जैसे जो आर्म इंडिपेंडेंटिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको ट्रेनिंग दिया है पाकिस्तान एंड चाइना ने, ऐसा बताया जाता है। फिर भी आज के समय में इनका समर्थन काफ़ी छीण हो गया है और लिमिटेड हो चुका है, मतलब अब उतने ज़्यादा ये लोग प्रभावशाली नहीं रह गए हैं। चाइना की जब हम बात करते हैं तो कार्टोग्राफिक एम्बिशन है उसका, मतलब नक्शा में ही नाम चेंज कर देगा अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे गांवों के। विशेष करके अरुणाचल प्रदेश में भारत की जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए कहीं ज़्यादा एकदम गंभीर बात बन जाती है। तो फिर मणिपुर के ऊपर क्यों ध्यान देंगे। मणिपुर में जारी हिंसा और कुकी जो समुदाय द्वारा मणिपुर से अलग एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड करना, सेपरेट राज्य के रूप में डिमांड करना, सेपरेट यूनियन टेरिटरी के रूप में डिमांड करना, भारत की पॉलिटिकल बॉर्डर को चुनौती नहीं दे रही है, तो क्यों ध्यान देंगे यहाँ पर। इसके अलावा ना ही चिन कुकीजो और ना ही मैतेई समुदाय सेक्सेशन स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। यद्यपि मैतेई उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऐसा सपना देख रहा है, फिर भी ये डिमांड मैतेई समुदाय में व्यापक पॉपुलर सपोर्ट नहीं रख रही है। साथ ही साथ PLA का चाइना से जुड़ाव भी उतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है, स्पष्ट नहीं है, जितना कि पाकिस्तान का कश्मीर में आतंकवादी समूह के साथ में जुड़ाव है। अब ये सारी चीज़ों को इकट्ठे जोड़ देते हैं। नई दिल्ली के पॉलिटिकल एलाइट को, नेता लोगों को मणिपुर की हिंसा से ना तो कोई बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, ना ही वे इसे किसी राजनीतिक या फिर नेशनल इमरजेंसी के रूप में देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसे केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मान रहे हैं, जिसको वो सेना और मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री के माध्यम से ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इसे केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या माना जा रहा है, ये दिक्कत हो गई है। जहाँ कश्मीर में एक मैस्कुलर पॉलिसी अपनाई जाती, जिसमें सेना की तैनाती कर दी जा रही है, नागरिक समाज और मीडिया पर कंट्रोल हो जा रहा है, आर्टिकल 370 को रीडिंग डाउन कर दिया गया है, वहीं मणिपुर के लिए ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल अटेंशन मणिपुर नहीं दे पाया है। हालांकि अब ये वाली जो अप्रोच चल रही है सरकार की, लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी एंड अलाइनेशन, अलगाव का एक नुस्खा है। जैसे मणिपुर में एवरीडे वायलेंस हो रहा है, ये एकदम नॉर्मल बात हो गई है। इस क्षेत्र में हिंसा को एक आम बात बना दिया जा रहा है, जिससे लोगों में हिंसा के प्रति निगेटिव स्वीकार्यता आ गई है। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, भारत और इस क्षेत्र के बीच में जो सामाजिक समझौता है, इंडियन सोशल इम्पैक्ट है, धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। अब इससे इंडियन डेमोक्रेसी के प्रति उन लोगों का मोह भंग हो जाएगा जो सोचते हैं कि नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कभी ना कभी इसका सॉल्यूशन आएगा। अगर ये स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इसका नुकसान आने वाले टाइम पीरियड में एक पूरी एंटायर जनरेशन को करना पड़ जाएगा।